आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम नया सवेरा में और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। अगले 1 घंटे हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और छोटी खबरों की। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के 1 दिन पहले देशवासियों को गुजरात से क्या कुछ नई सौगात देने वाले हैं। और साथ ही साथ बात होगी जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को लेकर के पहले चरण में जिस तरह से आज चुनावी शोर थमने वाला है। और पूरे 1 घंटे हमारे साथ रहेंगी मेरी सहयोगी कृतिका। नमस्कार कृतिका। नमस्कार संध्या। तो जिस तरीके से संध्या ने बताया कि अगले 1 घंटे में हम देश से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन खास तौर पर अगर बात करें तो जिन खबरों पर हमारी नजर रहेगी मुख्य तौर पर वो खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में हालांकि देर शाम वो पहुंच चुके हैं और वहां पहुंचने के बाद में आज की अगर हम बात करें तो आज वो री इन्वेस्ट समिट 2024 का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद भी जाएंगे और अहमदाबाद में कुल मिलाकर 8,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनकी जो सौगात है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर बात करें तो विधानसभा के जो चुनाव है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, वहां पर क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज शाम 6 बजे तक का वक्त है सभी राजनीतिक दलों के पास में, तो उस पर भी नजर रहेगी। इसके साथ ही बात मौसम की भी करेंगे, क्योंकि मौसम ने देश में कई सारी ऐसी जगह है जहां पर इस वक्त कहर बरपाया हुआ है। तो कौन कौन सी जगह है जहां पर मौसम की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है उनका भी जिक्र करेंगे। तो अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस अगले 1 घंटे में यानी कि नया सवेरे की शुरुआत करेंगे सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। नवीकरणीय ऊर्जा समेत भविष्य के ऊर्जा समाधानों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी आज गुजरात को देंगे 8,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात। ऊर्जा, सड़क और आवास से जुड़ी परियोजनाएं देश को आज मिलेगी पहली वंदे मेट्रो ट्रेन। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम थमेगा चुनावी प्रचार। चिनाब घाटी में गृह मंत्री अमित शाह आज 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा में नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन। मौसम की खबरों में पश्चिम बंगाल पर बने गहरे दबाव के कारण मौसम विभाग का बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ क्लब के बाहर चली गोली। ट्रंप सुरक्षित, मौके से मिली AK-47 जैसी असॉल्ट राइफल, पकड़ा गया संदिग्ध। मध्य यूरोप में बोरिस तूफान के कारण आई बाढ़ से अब तक 8 लोगों की मौत। चेक गणराज्य में 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ऑस्ट्रिया, रोमानिया और पोलैंड में तूफान ने मचाया कहर। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में गत विजेता भारत का सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से सामना आज। दिन के पहले सेमीफाइनल में मेजबान चीन का पाकिस्तान से होगा मुकाबला। और देश भर में मिलाद-उन-नबी आज पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की याद में मनाया जा रहा है त्योहार। राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। तो ये थी सुबह की सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें आज के इस नए सवेरे में सबसे पहले हम बात करेंगे री इन्वेस्ट समिट 2024 की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो यानी कि री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण और उपयोग में भारत की प्रगति पर चर्चा होगी। 3 दिवसीय सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिनिधि भाग लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उपस्थित लोग मुख्यमंत्री स्तरीय बैठक, CEO गोल में सम्मेलन और अभिनव वित्त पोषण, ग्रीन हाइड्रोजन और भविष्य के
ऊर्जा समाधानों पर विशेष चर्चा सहित एक व्यापक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और नॉर्वे भागीदार देशों के रूप में भी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं गुजरात राज्य मेजबान राज्य है और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्यों के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं शिखर सम्मेलन में भारत की 200 गीगावाट से अधिक स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता की उल्लेखनीय उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही एक प्रदर्शनी होगी जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां, स्टार्टअप और प्रमुख उद्योग कंपनियों के अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस सम्मेलन से पहले गांधीनगर में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में गुजरात हमेशा से अव्वल रहा है और अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लोगों को मिलना शुरू हो गया है। गुजरात प्रवास के दौरान पीएम मोदी इस योजना के लाभार्थियों से भी मिलेंगे। योजना के तहत 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिल सकती है। साथ ही सरकार सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए 78,000 रुपए तक सब्सिडी भी दे रही है। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की गांधीनगर से ये विशेष रिपोर्ट। मैं इस वक्त गांधीनगर के वाउल क्षेत्र में हूं और ये है शालीन टू सोसाइटी और मेरे साथ कुछ लोग हैं और जैसे कि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं ये बोर्ड लगा है, ये होर्डिंग है जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी एक्साइटेड है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए और ख़ास बात ये है इस लोकेलिटी की, यहाँ पर 20 से ज़्यादा घरों पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सब क्लीन और ग्रीन एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले किस तरह से आपको ये मिला कि भैया हमको सोलर एनर्जी लगानी चाहिए, कहाँ से मोटिवेशन मिला? एक्चुअली सोलर एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी है तो पर्यावरण के बचाव के लिए है और साथ साथ इसे इकोनॉमिकल बेनिफिट भी मिलता है, फाइनेंशियल हमको फ़ायदा होता है। तो अभी आप देखो तो हमने जो सोलर प्लांट लगाया है उसके मैंने 4 किलोवाट का लगाया तो उसके बाद मेरा अभी बिल बिल्कुल जीरो हो गया है इलेक्ट्रिसिटी का बिल और ऊपर से हर साल 5-7 हज़ार रुपये गवर्नमेंट की ओर से मिलते भी है जो सेविंग होता है, ग्रिड में जाता है हमारा पावर। प्रधानमंत्री को कितना श्रेय देंगे आपको मोटिवेट किया? हर रोज में जो भी प्रोडक्शन होता है 20 केवीवाट का प्रोडक्शन होता है और सामने फिर हमारा 2000 का बेनिफिट रहता है और अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है और उसका श्रेय हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ही देते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है उनके विजन की वजह से आज गुजरात लीड कर रहा है, पूरे देश को एक रास्ता भी दिखा रहा है। हम कुछ महिलाओं से भी हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री के आने की कितनी खुशी है आपको? बहुत ज्यादा खुशी है, हमारा जैसे लग रहा है जैसे दिवाली आ गई हो ऐसा। सोसाइटी में बच्चे भी खुश, हम भी खुश, कब से राह देख रहे हैं कि कब सुबह हो जाए ऐसा। कैसे, कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ही एक्साइटमेंट है हम। और क्यों, ऐसा क्या खास लगता है प्रधानमंत्री में? बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक लग रहा है। तुम्हें लग रहा है प्रधानमंत्री लगते हैं एनर्जेटिक? हाँ बहुत। प्रधानमंत्री हमारे काफी एनर्जेटिक है, ये कहना है इन बच्चों का। और अब हम कुछ युवाओं से बात करते हैं किस तरह से ये जो पीएम का विजन है वो एक आम आदमी को फायदा पहुंचा रहा है। जी काफ़ी पीएम का जो विजन है वो आम आदमी को काफ़ी फायदा पहुंचाता है। जैसे कि ये जो पैनल प्लेट्स है वो काफ़ी महंगी आती है, लेकिन गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज जो ग्रांट मिल रही है उससे क्या है कि कोई कॉमन मैन भी है वो अफोर्ड कर सकता है। जैसे कि वो 1,28,000 के वैसा कुछ टोटल प्लेट्स मिलती है 3.2 किलोवाट्स की, लेकिन उसमें 78,000 तो सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रही है, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और कैसा कि अगर प्लेट्स लगा दी तुमने उसके बाद जो भी बिल आता है तो 5,000 का तक का बिल तो नीली हो जाता है। सोलर पे रूफटॉप पे जो पैनल लगी है तो क्या है कि सुबह के दिन में भी हम टेरेस का यूज कर सकते हैं कि वो आ गया तो थोड़ा छाया शेड वैसे भी रह सकते हैं। और कैसा कोल प्रोडक्शन है तो उसमें जो पोल्यूशन है वो भी बच सकता है और खुद की एनर्जी है तो कुछ भी करो। तो जैसे कि आपने सुना, आम के आम और गुठलियों के दाम। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज गांधीनगर। तो ग्राउंड जीरो से आप देख रहे थे हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट। और भी ज़्यादा जानकारी और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशाल बैरिस्टो। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि आज गुजरात के गांधीनगर में ऊर्जा का और भी विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं।
जी, सबसे पहले संध्या आपको, कृतिका को सुप्रभात। और आज का दिन गुजरात के लिए ख़ास है क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी आने वाला है और इसके लिए इस वजह से काफ़ी एक्साइटमेंट है लोगों में, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी यहाँ आते हैं कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं और इस बार तो स्पेशल ओकेजन है। तो 8000 से ज़्यादा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे और जैसे कि उन्होंने अपने ट्वीट में बताया, सबसे पहले वो पीएम जो ये रूफटॉप के जो लाभार्थी हैं, सूर्य मुफ्त बिजली घर योजना, उसके लाभार्थियों से वो मिलेंगे और उनसे इंटरेक्ट करेंगे और ये एक मौका होगा लोगों को प्रधानमंत्री से करीब से मिलने का, उनको जानने का, उनके विजन को समझने का और दूसरों को भी मोटिवेट करने का। इसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी समिट में पार्टिसिपेट करने का, जहाँ पर एक एक्सपो भी लगाया गया है और उसके बाद विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें मेट्रो का फेज़ 2 है गांधीनगर के लिए। गांधीनगर को मोटेरा से जोड़ेगी वो और गिफ्ट सिटी तक ले जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें आज एक्सपेक्टेड है और इसके वजह से आज गुजरात में खासा एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि न सिर्फ विकास परियोजनाएं होंगी बल्कि प्रधानमंत्री को एक बार फिर से लोगों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। जी, अब विशाल, अगर देखा जाए तो इससे पहले ये समिट जो है वो दिल्ली में आयोजित की गई, 2 बार दिल्ली में आयोजित की गई और तीसरी बार कोविड की वजह से ये वर्चुअली तौर पर आयोजित की गई थी। लेकिन इस बार इस समिट को करने के लिए गुजरात ही आखिर क्यों चुना गया? क्या ये माना जाए कि रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर गुजरात लगातार आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल ठीक है आपने। हम जब रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं तो क्लीन और ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल ऐसी जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम थर्मल की बात करें, कोयला तो वो नॉन रिन्यूएबल है, एक बार जलने के बाद ख़त्म हो जाएगा और ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो जब यूज़ हो जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल जिससे भी हम बिजली बनाते हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो नॉन रिन्यूएबल की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी परेशानी होती है, उसमें पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, रिन्यू का मतलब होता है दोबारा उसको नया कर सकते हैं। तो गुजरात सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमेशा से देश में अव्वल रहा है और यही वजह है कि 4th समिट यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर आपने देखा कि लोग कैसे अपने घरों के अंदर वो जो सेंट्रल स्कीम है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उसका लाभ उठा रहे हैं और जिसके तहत 78,000 तक आपको सब्सिडी मिल रही है। और कुछ समय के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो भी हो जाएगा, क्योंकि आपका बिजली का बिल ज़ीरो आने लग जाएगा और आपका जो ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो ग्रिड में चली जाएगी। तो इस तरह से लोग नेशनल इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथ ही जो इंडिया का कमिटमेंट है कि वो कार्बन फुटप्रिंट ख़त्म कर देंगे, हमने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है, उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कृतिका, चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आगे भी आपसे जानकारी अन्य बुलेटिन्स में हम लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर तो रहेंगे ही, लेकिन साथ ही वहां पर कई सारी परियोजनाओं की सौगात जो है वो आज गुजरात वासियों को मिलने वाली है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आज वंदे मेट्रो रेल की भी सौगात देशवासियों को मिलने जा रही है। पहली मेट्रो रेल होगी, इस पर ताज़ा अपडेट ले लेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊर्जा, सड़क और आवास और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे और खंड 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि विकास परियोजनाओं के तहत प्रधानमंत्री समाख्याली गांधीधाम और गांधीधाम आदिपुर रेलवे लाइनों को चौगुना करने, एएमसी अहमदाबाद से प्रतिष्ठित सड़कों का विकास और बकरोल, हाथीजन, रामोल और पंजरपोल जंक्शन पर पुलों का निर्माण सहित कई प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला भी आज रखते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री 30 मेगावाट की सौर प्रणाली का भी उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के सिंगल विंडो आईटी सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 30,000 से ज्यादा घरों को मंजूरी देंगे और इन घरों के लिए पहली किस्त भी जारी करेंगे। साथ ही PMAY योजना के तहत घरों के निर्माण का शुभारंभ भी करेंगे और इसके साथ साथ वो भुज से अहमदाबाद तक भारत की पहली वंदे मेट्रो और नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापट्टनम, पुणे से हुबली सहित कई वंदे भारत ट्रेनों और वाराणसी से दिल्ली तक पहली 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दौरान अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2 का भी उद्घाटन करेंगे और सेक्टर 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी करते हुए नजर आएंगे। ये मेट्रो अहमदाबाद से गांधीनगर ट्विन सिटी के बीच कनेक्टिविटी को नई गति देगा और स्थानीयों के लिए बेहतर विकल्प बनेगा। और इस बारे में गुजरात मेट्रो के निदेशक संजीव मेहता से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता मेघना देव ने। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 सितंबर को गुजरात के गांधीनगर में मेट्रो रेल सुविधा का लोकार्पण करने वाले हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी हमें देंगे संजीव मेहता, जो निदेशक हैं गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के। संजीव जी, कौन कौन से रूट्स पर ये चलेगी, कौन कौन से स्टेशंस हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट कर रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फेज 2 की जो हमने मेट्रो रेल सर्विस बनाई है उसका उद्घाटन करेंगे। उसके पहले चरण में हम मोटेरा से एक ट्रेन चलाएंगे जो सबसे पहले JNLU स्टेशन पे उतरेगी। उसके बाद JNLU से करीब 5 स्टेशन और टोटल 6 स्टेशन पे लास्ट स्टॉपेज रहेगा सेक्टर 1 का। अहमदाबाद गांधीनगर की कनेक्टिविटी कितनी महत्वपूर्ण नजरिए से देखी जा रही है? गांधीनगर कैपिटल है गुजरात का, तो काफी लोग जो इतने भी ऑफिसेज वगैरह हैं, सेक्रेटरीट वगैरह है, वो गांधीनगर में रहते हैं। इनके लिए एक बहुत ही अच्छा साधन रहेगा जो अहमदाबाद से गांधीनगर को कनेक्ट करने की। कोचेस कहाँ बन रही हैं, कहाँ से कोचेस आ रही हैं? अभी जिस कोचेस में हम चल रहे हैं वो फेज 1 की है, जो कि हुंडई रोटम साउथ कोरी। फेज 1 जो हमने शुरुआत जिसकी की थी 2019 में, और फेज 2 के लिए जो हमने कोचेस हैं वो जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री का जो एक विजन है मेक इन इंडिया, तो उसमें जो कोचेस आ रहे हैं वो टीटागढ़ वैगन जो अपनी भारतीय कंपनी है उसके द्वारा सप्लाई किए जाएंगे। गुजरात में अहमदाबाद गांधीनगर को कनेक्ट करने वाली मेट्रो रेल सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर स्थानिकों के लिए? कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ मेघना देव, DD न्यूज, गांधीनगर। तो बिल्कुल आज अगर देखा जाए तो 8,000 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाओं की सौगात है वो आज गुजरात के लोगों को मिलने वाली है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारी संवाददाता मेघना देव अहमदाबाद से इस वक्त जुड़ रही हैं। मेघना, आज के खास कार्यक्रम की बात की जाए तो सबसे पहले प्रधानमंत्री समिट में भी शामिल होंगे, लेकिन साथ ही आज गुजरात वालों के लिए बड़ा दिन है। 8,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात आज गुजरात के लोगों को मिलने जा रही है। बिल्कुल बेहद ही अहम दिन है और ना केवल अगर मैं देखूं इस परिप्रेक्ष्य से कि गुजरात के लिए, बल्कि जिस तरीके से पहली वंदे मेट्रो, देश की पहली वंदे मेट्रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ करेंगे, जो यहाँ अहमदाबाद से भुज और भुज अहमदाबाद से चलेगी, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट के तौर पर देखा जा सकता है। ये एक सबअर्बन किस्म की वंदे मेट्रो सेवा होगी जो तकरीबन 360 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय करेगी और अगर हम देखें 110 किलोमीटर की स्पीड से प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। लेकिन बहुत ही अहम है इस तरीके से कि अगर हम देखें कि कुछ कई जगहों को कनेक्ट करती हुई ये वंदे मेट्रो
मेट्रो चलेगी। तो सब अर्बन मेट्रो सिस्टम और अनरिजर्व्ड रहेगा, तो आप कुछ ही समय पहले जैसे आमतौर पर जो मेट्रो में जिस तरीके से आप टिकट ले सकते हैं उस तरीके से टिकटिंग की सुविधा रहेगी। तो एक अनरिजर्व ट्रेन रहेगी, फुल्ली एयर कंडीशन। उसके अलावा हम देख रहे हैं तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कई डेवलपमेंटल योजनाएं हैं, उनका भी शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके साथ अगर जिस तरीके से अभी हमने जस्ट अपनी रिपोर्ट में देखा कि जो मेट्रो रेल सेवा है, चूंकि बहुत ही अहम है, जो अहमदाबाद गांधीनगर के ट्विन सिटी की हम बात करते हैं उसके परिप्रेक्ष्य से भी बहुत अहम है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ री इन्वेस्ट के कार्यक्रम में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी शुरुआत करने वाले हैं। रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र के लिए बहुत ही अहम कार्यक्रम है ये, एक तरीके का एग्जीबिशन एक्सपो कह सकते हैं, इन्वेस्टर्स मीट एक तरीके से कह सकते हैं इसको। चौथा संस्करण है इसका, इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके का विजन भारत ने रखा है, जो थीम है इस बार की 500 मेगावाट किस तरीके से अचीव किया जाए 2030 तक, उसकी ओर हम अग्रसर हैं। और अगर हम देखें तो 200 मेगावाट तो नॉन फॉसिल एनर्जी में अब तक हम 2024 तक हम पा चुके हैं। तो किस तरीके से न केवल यहाँ पर अगर हम देखें तो पार्टनर कंट्रीज जैसे जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं, बल्कि कई भारतीय राज्यों के भी स्टॉल्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे री इन्वेस्ट के कार्यक्रम में। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए मेघना। और इसके साथ ही फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नया सवेरा। वाली भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत। और बुलेटिन में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। तो जनादेश में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, जहां पर पहले चरण के लिए आज शाम को चुनावी प्रचार थम जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि पहले चरण की 24 सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होना है। और ऐसे में चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों के अलावा राजनीतिक पार्टियों ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। वहीं चुनाव आयोग की टीमें मतदान को सुचारू रूप से आयोजित करने की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। पहले चरण की 24 सीटों में कश्मीर संभाग में 16 विधानसभा सीटें और जम्मू संभाग में 8 विधानसभा सीटें शामिल है। वहीं कश्मीर संभाग की जिन 18 सीटों पर चुनाव होना है उसमें पांपोर, त्राल, पुलवामा, राजपुरा, जैनपुरा, शोपियां, डीएचपुरा, कुलगाम, देवसर, डोरू, कोकरनाग, अनंतनाग, पश्चिम अनंतनाग, श्री गुफवाड़ा, बिजबिहाड़ा, शंगुस, अनंतनाग, पूर्व पहलगाम सीटें इसमें शामिल हैं। और जम्मू संभाग की जिन 8 सीटों पर चुनाव होना है उसमें इंद्रवाल, किश्तवाड़, पाडर, नागसैनी, भद्रवाहा, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन, बनिहाल सीट शामिल है। वहीं आपको बता दें कि 3 चरण के लिए हो रहे चुनाव के लिए मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए सभी दलों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक रखी है। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह जम्मू कश्मीर में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री आज गुलाबगढ़ में पद्दार नागसैनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा करेंगे। और इसके साथ साथ गृह मंत्री किश्तवाड़ विधानसभा क्षेत्र और रामबन विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो तिल से सजी पारंपरिक रोटी,
जो बाहर से कुरकुरी और अंदर से बेहद ही नरम होती है। कश्मीरी परिवारों के दिलों में खास जगह रखती है, जिसे कहते हैं शीरमाल। पुलवामा जिले के राजपुरा में कुछ लोगों ने शीरमाल बनाने की सालों पुरानी परंपरा को आज भी जीवित रखा है। हमारी टीम शीरमाल की एक दुकान पर पहुंची और उनसे जाना कि आखिर कैसा है वहां का चुनावी मौसम। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। से बनाया जाता है शीरमाल, और यहाँ पर केवल एक नहीं, ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जिन पर लोग पूरा दिन ये बनाते हैं। एक बड़ी मेहनत जो है वो इन लोगों की यहाँ पर लगती है। यही काम क्यों करने का सोचा आपने? मैंने यही काम करने का इसलिए सोचा कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर काम करते हुए। अच्छा, काम जैसे आपने अपने मन से चुना, इसी तरह से अब सरकार बनने वाली है आपके यहाँ, तो उसको भी अपने मन से चुनेंगे। कितनी खुशी है उसके लिए? हाँ, उसको भी अपने मन से ही चुनेंगे। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, सरकार क्या करे आपके लिए? सरकार तो मतलब जो उनके रूल्स है मतलब वो होने चाहिए यहाँ पर। और कश्मीर में मतलब बहुत ये मतलब जो है ना मतलब बहुत अच्छा बनना चाहिए हमारा कश्मीर। अमन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, बस हम इतना ही चाहते हैं। युवा हैं, कह रहे हैं कि अमन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए और कश्मीर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ और लोग जो यहाँ पर आए हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या होना चाहिए? अमन होना चाहिए। अमन होना हाँ, अमन होना चाहिए। हम भी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार सके, सुकून से गुजार सके जिंदगी। चुनावी माहौल कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमें अच्छा लगेगा उसी को वोट डालेंगे। मुश्किल ने भी अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। किसने? बीजेपी ने। उन्होंने भी अच्छा काम किया है। यहाँ मुलाजिम को पूरा ड्यूटी देना पड़ा, आवाम का काम किया है उन्होंने, सड़कों का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार यहाँ एनसी और पीडीपी को कुछ टक्कर दे सकती है? हाँ, थोड़े बहुत दे सकते हैं। तो दे सकती है। हाँ, दे सकती है। आप क्या करते हैं? जी, मैं फार्मर हूँ। अच्छा, किसान हैं आप? जी। तो आप बताइए, किसानों के क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं यहाँ? हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट जो पावर में आए, जो भी आए, तो मसला ये है कि हमें यहाँ इंटरनेशनल जो है मार्केटिंग होनी चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं, कैसी सरकार आनी चाहिए, आपके मुद्दे क्या हैं? यहाँ तो दिन ब दिन डेवलप होता है कश्मीर, उससे हम बहुत फ़ायदा है। अगर यहाँ की कश्मीर आ जाए, सरकार आ जाएगी, उसमें हम कश्मीर को बहुत फ़ायदा है। यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ये निकल जाएगा बेरोजगारी उससे, अगर यहाँ की सरकार आ जाएगी। पहले के मुकाबले अब का चुनावी माहौल कैसा है? पहले कैसा होता था चुनाव का टाइम, अब कैसा है? पहले डरते हैं लोग वोट डालने का, आज तो कोई डर नहीं है। सब बिना डर के निकलते हैं घर में वोट डालने के लिए। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो बातें करते हैं, वो कहते हैं उन्होंने खराब किया, वो कहते हैं उन्होंने खराब किया। आप जो अपना डिसीजन लेते हैं वोट का, वो इन स्टेटमेंट्स के आधार पे लेते हैं, या आप खुद देखते हैं कि नहीं उस सरकार ने ये किया या उस व्यक्ति ने ये किया, वो पार्टी ऐसा है? आप अपना डिसीजन अपने आप से लेते हैं? ये उनके काम है, हमें तो वोट डालना है। वो जिनकी जो जैसे हालात है वो ऐसे चलते हैं। आप अपनी सोच से डालते हैं? जी सर, हमें अपनी सोच से डालते हैं। ये अच्छा है वोट डालना? बहुत अच्छा है जी सर। यहाँ पे युवाओं के लिए, आप जैसे जो काम करते हैं उनके लिए, उनकी सबों के लिए अच्छे हैं। ये बहुत खुशी की बात है सर। ये होना चाहिए जी सर। तो लोग निकल कर आएंगे? निकल कर आए, घर से वोट डाल देंगे, अपने अपने हक में वोट डाल देंगे। तो यही खासियत है हमारे भारत देश की, जहाँ पर विभिन्नताएं हैं और इसीलिए कहते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले कोस कोस पर वाणी। हालांकि जम्मू कश्मीर में किस तरह का सियासी पारा गर्म है वो अभी हमारी ग्राउंड जीरो से सहयोगी बता रही थी रमा त्यागी। खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। इसके बाद तस्वीर साफ होगी कि किस विधानसभा क्षेत्र में कितने प्रत्याशी हैं। चुनाव लड़ने के लिए कुल 1221 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए हैं। आज दोपहर तक कई उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। और नया समय में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार जानेंगे देश भर में राज्यों में बारिश का क्या कुछ सिलसिला है, उस पर करेंगे बात। लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और DD न्यूज़ पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा। ये खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि देश भर के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल पर बने गहरे दबाव के कारण मौसम विभाग ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का अनुमान जताया है। वहीं बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। अगले 7 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना भी जताई गई है। आपको बता दें कि 17 और 18 सितंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा होने की संभावना है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में 18 और 19 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी में तेज बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। तो अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो भारी बारिश की वजह से लगभग यूपी के 20 जिले ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। पहाड़ों पर और मैदानी क्षेत्रों में हुई बारिश का असर नदियों में दिखने लगा है। गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा समेत कई नदियां इस वक्त तूफान पर है, जहां राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, गोंडा, जालौन, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, रामपुर, बदायूं, वाराणसी, प्रयागराज, बलिया, बस्ती, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बांदा, हमीरपुर, पीलीभीत, अयोध्या, देवरिया में सीधे तौर पर बाढ़ का असर दिख रहा है। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में राहत टीमें भी लगाई गई हैं। बारिश के कारण मेरठ में एक बिल्डिंग गिरने से 10 लोगों की भी जान चली गई। गोंडा में नदी में डूबने से एक महिला की मृत्यु हो गई है। वहीं प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए शेल्टर होम बनाए हैं और उनके लिए चिकित्सा समेत भोजन की भी व्यवस्था इस वक्त वहां पर की जा रही है। और ऐसे में कई स्थानों पर नाव से लोगों को ऊंचे स्थानों पर भी लाया जा रहा है। कई शहरों की अगर बात करें तो पानी भर रहा है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि भारी बारिश ने जिस तरह से कहर बरपाया है, उसको लेकर के अब किस तरह से एहतियात बरते जा रहे हैं, किस तरह का अलर्ट स्थानीय प्रशासन ने लोगों के लिए जारी किया है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही तय कर रखा कि जिन क्षेत्रों में बारिश आएगी वहाँ के जो बाढ़ के क्षेत्र हैं वहाँ अलग व्यवस्था की गई है। वहाँ उनके रहने की व्यवस्था की गई है, राशन की व्यवस्था की गई, चिकित्सा की व्यवस्था की गई, जानवरों के चारे की व्यवस्था की गई। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था सरकार ने पहले कर रखी थी। लेकिन ये ऐसी बाढ़ है, अतिवृष्टि के कारण लगभग 17 लोगों की अब तक उत्तर प्रदेश में मौत हो चुकी है और 20 जो जनपद हैं वो बाढ़ से प्रभावित है। गंगा, यमुना, राप्ती, शारदा, घाघरा सारी नदियाँ उफान पर है। मध्य प्रदेश के जितने डैम हैं वो भरे हैं, यानी बेतवा भी उफान पर है एक तरीके से देखा जाए, जो बुंदेलखंड से गुजरती हैं। और जितने डैम हैं सबसे पानी खोला गया, तो उसका असर मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा है। बाराबंकी, देवरिया, बलिया, अयोध्या, गोंडा जितने क्षेत्र लगते हैं, बदायूं, ये सारे क्षेत्रों में पानी भर गया। जो निचले इलाके के जितने गांव हैं उनमें पानी भर गया। जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, नावें लगाई गई उनको निकालने के लिए। तो इस तरीके की व्यवस्था प्रशासन ने कर रखा है। लेकिन ये ऐसी बाढ़ है जो नदियों के किनारे, नदियों में पानी ज़्यादा आने के कारण हो रहा है। अतिवृष्टि में 10 लोगों की डेथ, जो क्या कहते हैं कि 10 लोगों की मेरठ में हुई है और उसके अलावा बाढ़ से भी 7 लोगों की डेथ हुई है अब तक। तो 17 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। लगभग 3000 आवास जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए। कई गांव
खतरे में है। घाघरा का कटान जिस तरीके से है, कई स्कूल ढह गए हैं, नदी में चले गए हैं, कई घर नदी में चले गए हैं, कई गांव खतरे में हो सकता है, गांव ही ना दिखे अगले आने वाले समय में। तो बाढ़ की स्थिति अभी तक ऐसी बनी हुई उत्तर प्रदेश में। जी रामेंद्र, अगर देखा जाए तो प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है और खासतौर पर वो जगह जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ आई हुई है, वहां से जो लोग फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से वहां से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, उन तमाम लोगों की किस तरीके से मदद प्रशासन की तरफ से की जा रही है? देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से, जो राहत विभाग है वो काम कर रहा है। नदियों के किनारे जहां गांव में जलभराव हुआ है वहां कई ट्रैक्टर और गाड़ियों से निकाला जा रहा है। जहां नाव की व्यवस्था वहां नाव किया जा रहा है। जैसे वाराणसी के भी निचले क्षेत्रों में पानी भर गया, अयोध्या के भी कुछ निचले क्षेत्र हैं जहां पानी भर गया, तो वहां नाव की व्यवस्था लगाई गई, SDRF लगाई गई, NDRF लगाई गई, पुलिस को लगाया गया है कि किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटा जा सके, लोगों को कम से कम नुकसान हो, ये तैयारी प्रशासन ने करके रखी है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रामेंद्र। और आइए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ एक और FIR दर्ज हुई है। पुलिस ने नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। भदोही कोतवाली में SI की तहरीर पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता धारा 108 के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। का शोषण हो रहा था और आत्महत्या करने के लिए वो प्रेरित हो रही थी और प्रेरित की गई थी। तो इसी नाते जो है पुलिस के तरफ से जो अपनी AHTU टीम भी उसमें थी, उसी टीम के एक सब इंस्पेक्टर के तहरीर पर 108 BNS की धारा में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है विधायक और उनकी पत्नी के अगेंस्ट। और इसी के साथ चलिए अब नया सफर में अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री और अपना दल S की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने अंबेडकर नगर में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी की जिस प्रदेश में सरकार है वहां पहले जाति जनगणना करके दिखाइए। अनुप्रिया पटेल ने आगे कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दोहरे चरित्र को जनता ने जान लिया है। और क्या कुछ कहा है अनुप्रिया पटेल ने, आइए जानते हैं। हम संसद में भी कास्ट सेंसस की बात कर चुके हैं। माननीय राहुल गांधी जी का आपने जिक्र किया, उनकी पार्टी की तो देश में कई बार सरकार रही, उनके पास एक अवसर था, यदि वो कास्ट सेंसस कराना चाहते तो वो करा सकते थे। अभी भी किसने रोका है? जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां पे करा लें कास्ट सेंसस। समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी इसे उत्तर प्रदेश के मतदाता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह कानून व्यवस्था का ध्वस्त होना। पहले उनको अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए और जिस तरीके से उनके अपने पार्टी के नेता ऐसे आरोपों में घिरे हुए आ रहे हैं, ये अपने आप में जनता के समक्ष दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। तो जहां कांग्रेस की सरकार है पहले वहां जनगणना करके दिखाइए, आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री को। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि आज देश भर में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ ईद मिलाद उन नबी त्योहार मनाया जा रहा है। मान्यता है कि आज ही के दिन पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर मोहम्मद ने हमेशा से ही समाज में समानता और सद्भाव के महत्व पर जोर दिया। साथ ही राष्ट्रपति ने पवित्र कुरान की पवित्र शिक्षाओं को आत्मसात करने और एक शांतिपूर्ण समाज बनाने का संकल्प लेने का इस मौके पर आह्वान भी किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार जानेंगे आज के अखबारों में क्या कुछ अहम सुर्खियां हैं जिनको मुख्य तौर पर प्रकाशित किया गया है। तो रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी।
हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि कृतिका ने बताया कि हम बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की और जानेंगे कि आज के अखबारों में क्या कुछ है खास। तो रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त हमारी सहयोगी रेशमा का। रेशमा, सुप्रभात। आज जो अखबार आपके सामने हैं उन अखबारों में क्या कुछ अहम खबरें हैं जिन्हें मुख्य तौर पर जगह दी गई है? बिल्कुल, सुप्रभात। सबसे पहले संध्या और कृतिका, और आपको बता देते हैं कि समाचार पत्रों में जो खास सुर्खियां हैं वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट और एक्सपो में आज शामिल होंगे और जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ भी करेंगे। ये खास खबर है और आपको यहाँ बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित होने वाले सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण और उपयोग में भारत की प्रगति पर भी चर्चा होने की संभावना बताई जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से भी आज बातचीत करेंगे। और एक और ख़ास खबर पर आपकी नज़र डलवा देते हैं, ये भी बेहद ख़ास हो जाती है क्योंकि कल की अगर हम बात करें तो कल केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे। और आपको बता दें कि ये खबर हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल बता दें कि दिल्ली मेट्रो में अब सादे कपड़ों में तैनात नज़र आएंगे। केजरीवाल की हम बात कर रहे थे तो आपको बता दें कि केजरीवाल ने चला इमोशनल कार्ड। एक बार फिर हम आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है गुजरात का और वहाँ कई वो परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और वहाँ वो कई उद्घाटन भी करने वाले हैं। और साथ ही हम आपको यहाँ बताते चलें कि भविष्य के ऊर्जा समाधानों पर भी विशेष चर्चा होने की संभावना बताई जा रही है। और कल जैसे कि हमने आपको बताया कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस्तीफ़ा दे दिया था और इससे ज़्यादातर जो समाचार पत्र हैं उसमें इसे इमोशनल कार्ड बताया जा रहा है। और समाचार पत्रों ने ये भी कहा है कि ये कोई स्टंट नज़र आ रहा है केजरीवाल का। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि 2 दिन के बाद हम इस्तीफ़ा दे देंगे, भाजपा ने इस्तीफे को बताया चुनावी हथकंडा। और अब आपको बता देते हैं कि रामलीला बेहद करीब है। तो ये छोटी सी समाचार पत्रों में ये कुछ खबरें थीं। फिलहाल अनुमति दें। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा, इतनी सारी खबरों को बेहद ही कम समय में हमारे सामने और हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब नया सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का और देखते हैं खबरें दुनिया भर की। अमेरिका में रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर हमले का प्रयास किया गया। फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित गोल्फ कोर्स के बाहर रविवार को गोलीबारी की घटना हुई है। हालांकि गोलीबारी के बाद ट्रंप ने जानकारी दी कि वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मामले में सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को पकड़ लिया है जिससे पूछताछ जारी है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी टीम को ट्रंप की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इस पहले 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप की हत्या का प्रयास किया गया था जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़े हैं। अक्षय, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर से गोलीबारी की ये पूरी घटना सामने आई है। हालांकि एक संदिग्ध को भी इस वक्त हिरासत में लिया गया है। देखिए कृतिका, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक काफी चौंकाने वाली ये खबर है क्योंकि महज 2 महीनों के अंदर जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर 2 बार जानलेवा हमलों की जो खबर आ रही है ये बेहद चौंकाने वाली है। अमेरिका जैसे देश में जहां पर FBI काफी एक्टिव है, जहां पर CIA इतनी एक्टिव है, जहां पर अन्य तमाम तरह की एजेंसीज
डोनाल्ड ट्रंप या फिर अन्य जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी सुरक्षा में लगी रहती है। सीक्रेट सर्विसेज एक डेडिकेटेड उनके यहाँ पर फोर्स है जो पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। दुनिया में सबसे बेहतरीन इन्हें माना जाता है। उनके बावजूद जिस तरह की घटनाएं देखने को आ रही है वो बड़ा एक सवाल खड़ा करती है अमेरिका की सुरक्षा एजेंसीज के ऊपर भी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि एक व्यक्ति ने फायर तक किया जिसमें घायल हो गए थे डोनाल्ड ट्रंप। इस बार फिर से फ्लोरिडा के उनके स्थित जो गोल्फ कोर्स है वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप का घर है वहां पर भी गए हुए थे। अक्सर जब वो राष्ट्रपति थे तब भी वहां जाते रहते थे। और अभी भी वहीं पर झाड़ियों में छुपा एक व्यक्ति रायन रूथ के नाम से 58 साल का व्यक्ति था जिसे पकड़ लिया गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये व्यक्ति वहां से भागने में भी सुना जा रहा है कि कामयाब था। एक काली गाड़ी में बैठकर ही वहां से भागने में कामयाब रहा। उसके बाद लोकल्स की मदद से गाड़ी को आइडेंटिफाई किया गया और इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। तो जहां पर ये हम देख रहे हैं जिस तरह की घटनाएं हो रही है एक ऐसे राष्ट्र में जहां पर पूर्व कई सारे राष्ट्रपतियों का असैसिनेशन उनकी हत्या कर दी गई थी, चाहे वो कैनेडी हो या फिर अब्राहम लिंकन हो। तो ऐसे में काफी पुख्ता वहां पर इंतजाम है। इसके बावजूद लगातार देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप खासतौर पर निशाने पर रहे। और ये ट्रेंड किलर्स नहीं है, वहां के नॉर्मल सिविलियंस है जिनके पास से इस तरह के हथियार बरामद हो रहे हैं जो एक राष्ट्रपति की पूर्व राष्ट्रपति की हत्या का प्लान बनाकर ये लोग थे। और इस बार भी एक हाई टेक्निक AK-47 जिसके ऊपर स्कोप लगा हुआ था, यानी कि पूरी तैयारी में रायन रूथ जो 58 साल की व्यक्ति है वो थे और उनके बारे में अब सीक्रेट सर्विस के द्वारा पूरी जांच की जा रही है। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ लेते हैं जहां मध्य यूरोप में बोरिस तूफान का कहर लगातार बरकरार है। मध्य यूरोप में तूफान के कारण आई बाढ़ से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं चेक गणराज्य में 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बोरिस एक निम्न दबाव का तंत्र है जो ऑस्ट्रिया से रोमानिया तक भारी बारिश का कारण है, जिसके कारण चेक गणराज्य और पोलैंड में लगभग 3 दशकों में सबसे खराब बाढ़ आई है, जिससे मध्य यूरोप में हजारों घर क्षतिग्रस्त होने, पुल बहने और बिजली कटौती होने से प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो चेक गणराज्य में देखने को मिल रहा है। अनुमान है कि ज्यादा बारिश और तेज हवाओं का कहर आगे भी जारी रहेगा। और इसके अलावा टाइफून बेबिनका में आज सुबह शंघाई में दस्तक दी। यह तूफान चीन के वित्तीय केंद्र शंघाई में पिछले 7 दशकों में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है। तूफान 151 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के साथ शंघाई तट से टकराया है। आपको बता दें कि तूफान के कारण शहर के दोनों हवाई अड्डों से सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और शंघाई रेलवे स्टेशन से भी कुछ रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। और चलिए नया खबरों में बढ़ते आगे और अब रुक करते हैं हमारे अगले और खास सेगमेंट का और देखते हैं खबरें कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। तो फटाफट अंदाज में हम आपको बताते हैं कि आज की अर्थव्यवस्था के क्या कुछ है हाल। और आपको बता दें कि इस हफ्ते 14 IPO की लिस्टिंग होगी। वहीं निवेश के लिए भी 5 नए IPO ओपन होंगे। आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO लिस्ट होगा। कंपनी के IPO को निवेशकों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, आपको बता दें। भारतीय फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी लिमिटेड इस सप्ताह IPO फाइल करने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक स्विगी IPO के जरिए $100 करोड़ से ज्यादा निवेश जुटा सकती है। HDFC बैंक ने CSR पहल परिवर्तन के तहत 2025 तक 60,000 रुपए सालाना से कमाए वाले 5 लाख सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। और कारोबार जगत के बाद अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। अंदाज रहेगा फटाफट। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारतीय टीम का सामना आज सेमीफाइनल में कोरिया से होगा। भारत ने कोरिया को ग्रुप दौर में 3-1 से हराया था।
45वीं शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने महिला और पुरुष वर्ग में लगातार 5वीं जीत के साथ शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारतीय पुरुष टीम ने ओपन वर्ग के 5वें दौर में अजरबैजान को 3-1 से हराने में सफलता पाई। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। इस तरह से 3 मैच की श्रृंखला 1-1 से बराबर रही। और चलिए नया सवेरा में अब रुक करते हैं इस वक्त एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों का फटाफट अंदाज में। हॉरर और कॉमेडी से भरी फिल्म स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के इतने टाइम बाद भी धमाका किए हुए कल फिल्म ने 5.84 करोड़ तक की कमाई की। गणेश उत्सव का त्योहार कपूर खानदान ने साथ में सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया पर कपूर फैमिली की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। ओटीटी पर इस हफ्ते फनी पंच लाइन और लाइट कॉमेडी से भरपूर शो रब राखा रिलीज होगा। यह पंजाबी मुंडे और बंगाली लड़की की प्रेम कहानी है। और साथ ही आपको बता दें कि खबरों की दुनिया से लगातार जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज की खबरें और तमाम अपडेट्स आपको यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी आपको उपलब्ध होंगे। और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि लगातार खबरों में आप इसके जरिए बने रहेंगे। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। और वहीं देश में अन्य जगहों पर क्या कुछ हालात है मौसम के वो भी आपको बता दें। दरअसल दिल्ली, एनसीआर, यूपी और तमाम राज्यों में छिटपुट बारिश के इस वक्त आसार है। राजस्थान में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम सूखा रहने के आसार है। अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश भी हो सकती है, खासतौर पर पूर्वांचल में 15 से 18 सितंबर तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 और 18 सितंबर को बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने हरियाणा और पंजाब के बड़े हिस्से में आज हल्की बारिश की संभावना जताई है। उधर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरी ओडिशा, झारखंड, बिहार के अलावा सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हो सकती है। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़, पूर्वी गुजरात, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक के अलावा केरल और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। और इसके साथ ही नया सवेरा के इस खास अंक में आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मनमोहक तस्वीर के साथ, जिसे 13 साल के स्कूली छात्रा प्रेस्ली शेकिना ने अनाज और दालों का उपयोग करके बनाया है। बिल्कुल, ये तस्वीर बेहद ही अपने आप में खास है। आप देखिए ये तस्वीरें और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी संध्या और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
नया सवेरा के प्रायोजक थे